नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 03। पहला क्वेश्चन देखिए, आई फाइंड मैथ टू बी एन और ए डैश सब्जेक्ट। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद बताता रहता हूं आपको। उसको पहले आप सोल्व कर लें, उसके बाद में इस सेशन पर आएँ तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे आपके। और वैसे सीधा देखोगे तो जो आपके क्वेश्चन मार्क्स दिमाग में हैं वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद में इस सेशन पर आओ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलें और आपको पता लगे कि हाँ कितने मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, वो सब अप्रोचेज आपको पता लग जाएंगे। तो भाई ये कह रहा है कि मुझे मैथ जो है वो लगती है ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट लगता है। एन या ए दोनों ही आपको आर्टिकल मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, एन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। मीन्स अगर रफ आएगा, सुपरफिशियल आएगा, सिंपल आएगा, तब तो लग जाएगा क्या, तब तो आपका लगा सकते हो आप ए। और अगर एब्स्ट्रूस आएगा तो आप लगा सकते हो एन। ठीक है। अच्छा, रफ है, रफ तो पता ही क्या होता है, जो स्मूथ नहीं है वो रफ है, नहीं क्या, जो स्मूथ नहीं है वो रफ है। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। मैं इसे कॉम्प्लेक्स भी कह सकता हूं, इसे मैं कॉम्प्लिकेटेड कह सकता हूं, या फिर मैं इसे कह सकता हूं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इसके मायने हैं। ठीक है। सुपरफिशियल सतही होता है, जो डीप नहीं है वो सुपरफिशियल है। और सिंपल का मतलब सामान्य है। क्या लग रहा है आपको? देखो, रफ सही नहीं बैठेगा, स्मूथ का ऑपोजिट होता है, सुपरफिशियल सतही होता है। सिंपल या एब्स्ट्रूस में से आना चाहिए, और ज़्यादा बेहतर यह है कि आप एब्स्ट्रूस कर दो, क्योंकि समझना मुश्किल है या समझना आसान है, इसके लिए करना है। सिंपल सामान्य को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे एब्स्ट्रूस, क्योंकि इजी का ऑपोजिट एब्स्ट्रूस हो सकता है, इसलिए आप एब्स्ट्रूस यहाँ पे आंसर करेंगे। राइट। दूसरे पे आ जाएं। द मेयर इज ए, अब ये ए या एन में से कुछ भी आ सकता है। पर्सन हु प्रिटेंड्स ही नोज एवरीथिंग, यहां से आपको समझ में आएगी पूरी कहानी। कह रहा है कि वो व्यक्ति जो बहाना बनाता है कि वो सब कुछ जानता है, जो ये प्रिटेंड करता है, जो ये दिखावा करता है कि वो सब कुछ जानता है, मेयर ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, तो मेयर कैसा व्यक्ति है? जो सब कुछ जानता है, उसको रिजर्व्ड कहते हैं क्या? ये थोड़ा कहीं ना कहीं वन वर्ड से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका। तो रिजर्व्ड का मतलब तो जो कम बोलता है वो होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन काट दूं। दूसरा है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब जिसका जो अंतर्मुखी होता है ना, जो केवल अपने में ही डूबा रहता है, जिसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट, तो ये नहीं होगा। अच्छा, डेक्स्ट्रस है, वो स्किल्ड को बोलते हैं, एड्रोइट को बोलते हैं। स्किल्ड कह सकते हो या फिर एड्रोइट कह सकते हो, जो कुशल है, दक्ष है, वो कहलाता है डेक्स्ट्रस। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो सब कुछ जानता है वो पॉम्पस, ये दिखावा करता है। दिखावा करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पॉम्पस। तो ये प्रिटेंड करता है, ये जो वर्ड दे रखा है ना आपको, इसको देखकर ये पॉम्पस बिल्कुल सटीक होगा। पॉम्पस का मतलब हो गया कि जो ये दिखावा करता है, जो ये मतलब आडंबर करता है कि भाई वो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं क्या? पॉम्पस। क्लियर है? दो क्वेश्चंस के आंसर आ गए हमारे। आगे बढ़ें, हर एक डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। पेन नोटबुक आप लेकर बैठे ही होंगे। क्या पूछा है? 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं कॉमन एरर्स से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। द कॉस्ट ऑफ टोमेटो हैज रेज्ड शार्पली इन ऑल इंडिया। कह रहा है कि जो कीमत है टमाटर की वो पूरे भारत में तेजी से बढ़ गई है। ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम यहाँ पे बी सेक्शन में है, क्योंकि रेज जो है यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि राइज वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि रेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। रेज ट्रांजिटिव है, राइज इंट्रांजिटिव है। राइज की सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म रीजन, ऐसे ये बटा हुआ होता है, जबकि रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म रेज्ड, ये ऐसे बटा हुआ रहता है। ठीक है। रेज के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि ये तो कोस्ट की बात कर रहा है, किसने बढ़ाया वो नहीं दे रखा, इसमें ऑब्जेक्ट आगे है नहीं, तो ये रेज्ड को हटा के क्या कर दिया जाए? रीजन, क्योंकि हैज आ रहा है तो हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है ना, इसलिए बी आपका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। नंबर 4 पे आ जाओ।
अकॉर्डिंग टू देम दे वर नॉट पोलाइट, उनके अनुसार वो पोलाइट नहीं थे। कोई गलती नहीं है, नो एरर आपका आंसर होगा। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, प्लास्टिक तेल से बना होता है, कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप में से कुछ ने सोचा होगा कि आपने रट रखा होगा कि मेड के साथ में ऑफ लगना चाहिए। वो तब लगता है जब आपको कंटेंट दे रखे हों कि वो इससे बना है। जैसे मैं कहूं कि ये जो पेन है वो प्लास्टिक से बना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये पेन है वो प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक जो है वो इसके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में है, ठीक है। और प्लास्टिक अगर आप इसको तोड़ेंगे तो प्लास्टिक तो निकल कर आएगा ही, तो वो क्या है, मेड ऑफ आता है। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग पदार्थ बन गया, ऑयल एक अलग पदार्थ था और यहाँ पे प्लास्टिक एक बिल्कुल अलग पदार्थ बन गया, इस कारण से यहाँ पे फ्रॉम, जैसे ग्रेप्स से वाइन बनती है, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप्स एक अलग पदार्थ है और वाइन एक अलग पदार्थ हो गया। ऐसे ही दूध से दही बनता है, तो दही एक अलग प्रकार हो गया और दूध है वो एक अलग पदार्थ हो गया, इस कारण से वहां पे फ्रॉम लगता है। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में आपको मेड फ्रॉम लगाना होता है, याद रखेंगे। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाएं। एंटोनिम पूछा है, इंस्ट्रक्शन देखते चलिएगा। पेक्युलरिटी, पेक्युलरिटी का मतलब होता है विचित्रता। स्ट्रेंजनेस जो होती है, क्वियरनेस जो होती है, उसको बोलते हैं तो नॉर्मेलिटी, ये इसका नॉर्मल होने का जो गुण है वो नॉर्मेलिटी है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। डलनेस नीरसता को बोलते हैं, इंसिपिड होने की स्थिति को बोलते हैं, ठीक है। अनफेयरनेस, फेयरनेस का अपोजिट है, फेयरनेस सब कुछ ठीक हो, बिल्कुल कह सकते हो कि भाई जस्ट हो, उसको फेयर बोलते हैं, तो अनफेयरनेस उसका अपोजिट हो गया। अनविलिंगनेस, विलिंगनेस का इच्छा है, अनविलिंगनेस का मतलब अनइच्छा हो जाएगा। रिलेक्टेंस जिसको बोलते हैं, इसके लिए एक सिनोनिम डाल सकते हो आप, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे आ जाओ। नंबर 7 पे पूछा है क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला पूछा है शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क क्या होता है, अंधेरे में तीर मारना। भैया लाइट बंद कर दूं मैं इस कमरे में और फिर तीर मारूं, तो इसका मतलब मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे किसकी ओर तीर मारना है पता ही नहीं मुझे, ऐसा ये ध्यान रखना है। फ्यूटाइल का मतलब तो व्यर्थ प्रयास होता है, ठीक है। डेंजरस अटेम्प्ट का मतलब खतरनाक प्रयास होता है। गोललेस अटेम्प्ट, ये एक उद्देश्यहीन प्रयास। और एन अटेम्प्ट ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता वाला प्रयास, ये तो काट ही दो, क्योंकि जब आप अंधेरे में तीर मारते हो तो ये तो बात निश्चित है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सर्टेनिटी की ओर तो नहीं लेकर जाएगा, वो एकदम सही निशाने पर तो नहीं लगने वाला। ये आपका आंसर होगा अ गोललेस अटेम्प्ट, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने का मतलब आपको पता ही नहीं है तीर किधर मारना है, गोललेस है। योर एक्सपीरियंस विल स्टैंड यू इन गुड स्टेड, तो ये स्टैंड यू इन गुड स्टेड एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है उपयोगी होना, बी यूजफुल। जो लास्ट के जो आंसर्स आपको दे रखे होंगे ना इसके अंदर, उसमें शायद गलत दे रखा है, उसमें बी दे रखा होगा, आप ए कर दीजिएगा। जो आंसर इसके दे रखे हैं वहां पे इसका आंसर बी दे रखा होगा, उसको आप ए कर दीजिएगा भाई, ठीक है, ये होगा बी यूजफुल। नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है, सब्स्टिट्यूटेड मीन्स वन वर्ड पूछा है आपसे। तो देखो क्या बोल रहा है, वन हु ड्रॉज अप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट, जो पैसे ब्याज पर देता है, जो इन्वेस्ट करता है पैसों को, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रिवनर बोलते हैं। नया वर्ड है स्क्रिवनर। बाइंड्री जो होता है ना, वो एक वर्कशॉप होती है या कोई कह सकते हो फैक्ट्री होती है जहां बुक्स को बांधा जाता है, जहां बुक्स को बाइंड करते हैं। तो बुक बाइंडिंग का जहां काम होता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, बाइंड्री। रेक्लूज क्या क्या किसको बोलते हैं, वन हु लीव्स अलोन, वन हु लीव्स अलोन, जो अकेला रहता है उसे कहते हैं क्या, रिक्लूज। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, जो बाद में आएगा वो सक्सेसर, जो पहले आता है वो प्रीडिसेसर, उत्तराधिकारी बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में। जैसे मान लो कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी बने, तो वो सक्सेसर हुए। नरेंद्र मोदी के मनमोहन सिंह से अगर बताएं तो मनमोहन सिंह उनके प्रीडिसेसर हुए, ठीक है। टू बैनिश फ्रॉम होम और कंट्री, कह रहा है कि घर से या देश से बाहर निकाल देना। बैनिश का मतलब क्या होता है, देश से बाहर निकाल देना, क्या कहलाएगा, एग्जाइल। वनवास सुना होगा आपने, तो देश से बाहर निकाल देने को क्या बोलते हैं, एग्जाइल। देश से या घर से बाहर निकाल देना, एग्जाइल। सिनिक, सिनिक ऐसा व्यक्ति होता है जो डाउट करता है कि दूसरा व्यक्ति सेल्फिश है ना। वन हु डाउट्स दैट एवरीबडी
इज सेल्फिश। जो ऐसे डाउट करे कि हर व्यक्ति सेल्फिश है, जो केवल खुद के ही लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम नहीं करते, ऐसा शक होता है, उसको बोलते हैं सिनिक। आउटर बाहरी होता है। बर्गलर, वन हु एंटर्स अ बिल्डिंग, वन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इन ऑर्डर टू स्टील, इन ऑर्डर टू स्टील। चोरी करने के इरादे से जो किसी के बिल्डिंग में घुस जाता है उसे क्या कहते हैं? बर्गलर। सेंध लगाने वाला भी इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट पे आए, क्या पूछा है? बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम्स। जहां पे ये आता है ना बेस्ट एक्सप्रेसेस, इसका मतलब मान के चलना कि वो क्या पूछ रहा है आपसे? सिनोनिम। इम्पेंडिंग क्या होता है? इम्पेंडिंग का मतलब जो घटित होने ही वाला है, दैट विच इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, क्या मतलब है? दैट विच इज अबाउट टू हैपन, जो घटित होने ही वाला है उसे क्या कहते हैं? इम्पेंडिंग। तो ये इमिनेंट इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये जो इमिनेंट है इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक, जो आंतरिक है। ठीक है, या इनेट है, जन्मजात है, ये अलग चीज है। सबड्यू का मतलब डिफीट होता है, हराना, या फिर इसे आप वैंक्विश कह सकते हो या कॉन्कर कह सकते हो। तो हराना, पराजित करना। ठीक है, डेट बैक पीछे का जो हो इसको कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इमिनेंट, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बीहोल्डन। बीहोल्डन का मतलब है जो कृतज्ञ है, इनडेटेड है, जो इनडेटेड है। भाई आपने किसी पर कोई एहसान कर दिया और वो आपका एहसानमंद रहे, वो आपका आभारी रहे, तो उसे बीहोल्डन बोलते हैं। तो इनडेटेड इसका आंसर होगा। इसका मतलब यहां जो आपका आंसर है वो ग्रेटफुल सही हो जाएगा। ठीक है, पीटी मतलब दया। रिटार्ड का मतलब स्लो करना होता है या डिले करना, देरी करना कह सकते हो, है ना, गति कम करना कह सकते हो। स्टॉप का रोकना होता ही है। तो बीहोल्डन का आंसर करिएगा ए, ग्रेटफुल। अगले पे आए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मोनोलॉग की स्पेलिंग बतानी है। देखो मोनो में तो MONO आएगा, MONO सभी में है। फिर लॉग की स्पेलिंग LOGUE, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, LOGUE। मोनोलॉग एकाकी होता है, एक नाटक का प्रकार जिसमें एक ही व्यक्ति बोलने वाला, वही सुनने वाला, सब कुछ वही परफॉर्म करे, तो मोनोलॉग है, एकाकी। बी आपका आंसर होगा। फिर क्या पूछा है? करेक्ट ऑल्टरनेटिव पूछा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई वॉज शॉक्ड सीइंग, तो मैं एक्चुअल में यहां पे ये सीइंग को करना है ना, इसका रिप्लेसमेंट देखना आपको सीइंग का। आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित था। क्या करके अचंभित था? तो शॉक अपने बाद में इंफिनिटिव लेता है। ठीक है, कि किस चीज को लेकर शॉक्ड था, किसको लेकर सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो, उसमें इंफिनिटिव लगता है। इंफिनिटिव लगता है तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू सी, ए, ये आंसर आएगा। फिर है दिस डिश इज मेड ऑफ बीफ, रेड पेपर एंड हर्ब्स। बीफ का गाय का मांस होता है, रेड पेपर लाल मिर्च को बोलते हैं, हर्ब का मतलब जड़ी बूटी को बोलते हैं। तो ये जो डिश है वो इससे बनी है, याद रखें। वैसे मेड ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट के लगाते हैं, लेकिन जब आप कोई खाद्य सामग्री की बात करो, फूड मटेरियल की बात करो और उसके कोई इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो वहां पे मेड विद लगता है। ठीक है, तो वहां लगता है मेड विद, तो इसको हटाएंगे, यहां पे विद आएगा। तो विद कहां पे है आपका आंसर? ये रहा, सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या पूछा है 16 में? आपको पूछा है PQRS, देखते हैं कैसे होगा। पहले इसके लिए ऑप्शन में चलेंगे। पिछले टेस्ट आपने देखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर मैंने जिस अप्रोच से किया था उसी अप्रोच से करेंगे। पहले ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में PRRQ, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? R की, तो R पे ज्यादा फोकस करेंगे पहले। तो R पे फोकस करेंगे तो देखो क्या है, कंप्यूटर लवर्स क्लेम, कंप्यूटर लवर्स दावा करते हैं, कंप्यूटर से जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो दावा करते हैं, R में दे रखा दैट, ये दावा करते हैं कि कंजंक्शन लग गया, दैट दे कैन लर्न एवरीथिंग, कि वो सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो R से स्टार्ट कर सकते हो। अब R के बाद देखो 2 ऑप्शन है, एक में S और एक में P है, ये दोनों देख लो। पहले P वाला देख लो, वो सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की हेल्प से। और S में क्या था?
वे सब कुछ कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर, नहीं हो सकता ना, ये वो सब कुछ कर सकते हैं, किसके सहायता से कर सकते हैं वो पी में दे रखा है, तो वो कंप्यूटर की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं, एंड और इसके बाद देखो आरपी एस दे रखा है, और इट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर टेस्ट, और ये टेस्ट भी एडमिनिस्टर कर सकता है एस, और क्या बच गया डिक्लेयर रिजल्ट्स, क्यू बच गया, या तो ये आरपीएस क्यू ऐसे आएगा आंसर, है ना, या फिर देखो आरपीएस क्यू, या तो इस तरह से आंसर आएगा, या फिर हमारा जो आंसर दे रखा है आरएसपी क्यू बैठेगा नहीं क्योंकि एस आर के बाद में आ नहीं सकता। अब दो बचे ऑप्शन और, उनको और देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर लगाने के बाद भी आप पूरा पढ़ लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए। दो ऑप्शन और आपके पास, एक पी है और एक क्यू है। तो कंप्यूटर लवर्स क्लेम, कंप्यूटर लवर्स है वो क्लेम करते हैं, अब कंजंक्शन तो लगना ही चाहिए दैट, अब अगर पी से करें तो विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर एंड, विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर एंड, अच्छा जी, और एक दे रखा आपको किससे, एक दे रखा आपको क्यू से, क्यू में क्या है डिक्लेयर रिजल्ट्स, ये हो नहीं सकता, तो पी और क्यू से तो हो ही नहीं सकता स्टार्ट, इसका मतलब आपका आंसर तो फिर यही आएगा। तो कंप्यूटर लवर्स क्लेम करते हैं कि वो सब कुछ सीख सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से, और एंड और क्या कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर टेस्ट, डिक्लेयर रिजल्ट्स एंड अवॉर्ड सर्टिफिकेट्स, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर है वो RPQ हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सी कर लेना भाई, सी आंसर है, बी दो बार दे रखा था इसमें। आगे देखिए द प्रॉब्लम, अब यहां देखें आप, थोड़ा सा मैं इस साइड कर देता हूं इसको, अच्छे से देख लो इसको, देखिए आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो Q, S, R और P, सभी अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं इस बार, तो फ्रीक्वेंसी वाली बात तो है नहीं। पहले देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्यू में करें इज, द प्रॉब्लम इज टू बिल्ड हाउसेज, हो सकता है ना, प्रॉब्लम के बाद में ये सब्जेक्ट वर्ब मान लें। एस में दे रखा है द प्रॉब्लम टुडे, वर्तमान में प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। द प्रॉब्लम एट ए प्राइस, ये नहीं बैठेगा, है ना, एट ए प्राइस किस कीमत पर, वो तो बाद में लगेगा, तो ये काट दो एक बार आप, ठीक है। और एक दे रखा है, ये काट दिया, और एक दे रखा है आर में द प्रॉब्लम लोअर मिडिल क्लास पीपल, अब आगे कुछ जुड़ेगा नहीं इससे, लोअर मिडिल क्लास पीपल से, इसलिए ये आप काट दीजिए, ठीक है। भी लोअर मिडिल क्लास पीपल हो सकता है कि प्रॉब्लम जो लोअर मिडिल क्लास पीपल फेस कर रहे हैं ऐसा कुछ होता, लेकिन आगे जुड़ेगा नहीं, ना तो इसके बाद में पीपल के बाद में एट ए प्राइस जुड़ेगा, ना इज जुड़ेगा, ना टुडे जुड़ेगा, दोनों काट दिए। इन दोनों में से करें तो अब देखो यहां पे क्या दे रखा है कि प्रॉब्लम जो है टू बिल्ड हाउसेज, घर बनाने के लिए, फिर क्या दे रखा है आर, लोअर मिडिल क्लास पीपल, फिर दे रखा है ये, अब मैंने कहा था कि इसके बाद तो कुछ जुड़ेगा नहीं, इसलिए ये भी काट दो, और आपका आंसर ये सही बैठेगा। कह रहा है कि प्रॉब्लम टुडे, आज समस्या क्या है, इज टू बिल्ड हाउसेज, वो है घर बनाना, ठीक है, और वो भी ऐसी कीमत पर, कौन सी कीमत, जो लोअर मिडिल क्लास पीपल क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें, मतलब ये आर वाला सेगमेंट जो है वो लास्ट में भी आना चाहिए था, तो लास्ट में आए, उस हिसाब से भी आप इन दो ऑप्शन में चुनते, और चूंकि ऐसे ही स्टार्ट हो सकता था पी से, नहीं तो पी को काट के यहां पर सीधा टिक कर सकते थे, बी आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब एक्टिव पैसिव पूछा है आपसे आ जाओ एक्टिव पैसिव में, देखो द पुलिस कॉट द थीफ एट लास्ट, कॉट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, पैसिव वॉइस में, वॉज वर के साथ, तो वॉज वर जहां नहीं है वो काट दो, ये काट दो, यहां पे वॉज वर नहीं है, ठीक है, बाकी सभी के अंदर वॉज दे रखा है आपको। अब बस फर्क ये है कि एट लास्ट लगाना कहाँ है, एट लास्ट यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब होती है, एडवर्ब को या तो अपने स्थान पे रहने दो या फिर शुरुआत में लेके आ जाओ, बाकी पूरे सेंटेंस को अरेंज कर लो। तो द थीफ वॉज एट लास्ट कोट बाय द पुलिस, एट लास्ट द थीफ बाय द पुलिस वॉज कोट, ये तो होगा नहीं क्योंकि बाय द पुलिस तो लास्ट में लगाए आप, ठीक है, और एट लास्ट द थीफ वॉज कोट बाय द पुलिस, तो ये एट लास्ट वाले जो पोजीशन है ना वो या तो यहाँ पे लास्ट में रख दें, या फिर आप एट लास्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके, सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए लगा सकते हैं आप, बाकी आप बीच में लेने की जरूरत नहीं है इसको, इन दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वो डी होगा, हालांकि सही तो बी भी है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट की अगर बात करेंगे तो डी आपका सही आंसर आएगा,
क्योंकि यहां पे एट लास्ट में दे रखा था, यहां मैंने शुरू में ले लिया या लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट लास्ट द थीफ वाज गॉट बाय द पुलिस, अंततः पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। द क्वेश्चन पेपर फॉर द 11th स्टैंडर्ड वाज सेट। अब आप देखें कि दिया गया स्टेटमेंट है वो खुद पैसिव में है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो आपको बनाना है एक्टिव, एक्टिव वॉज वर्ग क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म, इसका मतलब सेट यहां पे आना चाहिए। तो यहां देखो सेट है, यहां सेट है, ये हेड है तो ये गलत कर दो, और यहां सेट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है, द हिस्ट्री टीचर, तो हिस्ट्री टीचर सेट, द हिस्ट्री टीचर सेट, द हिस्ट्री टीचर सेट। क्या चीज, हिस्ट्री टीचर ने क्या सेट किया, 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर, यही तो है, द क्वेश्चन पेपर फॉर द 11th स्टैंडर्ड। तो हिस्ट्री टीचर सेट द 11th क्वेश्चन पेपर, ये तो हो गया 11वां प्रश्न पत्र, जबकि 11th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर सेट किया, तो द हिस्ट्री टीचर सेट द क्वेश्चन पेपर फॉर द 11th स्टैंडर्ड, ये सही हो जाएगा। ये मैंने पहले ही काट दिया, हेड आ गया। और लास्ट वाला देखो, द हिस्ट्री टीचर सेट द क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड इसने यूज नहीं किया तो ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए 20। अब क्या पूछा, नरेशन। आई टोल्ड हिम व्हेन ही हैड, अच्छा पहले ये देखो यहां पे आपको दे रखा है इसका, आई सेड व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम मुंबई। देखो डिड दे रखा है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, आपका काम हो जाएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो यहां है क्या, नहीं है, यहां है, ठीक है, और यहां नहीं है। अब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, एक में और सी में, तो यहां दे रखा टोल्ड, जबकि इसने क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड आएगा, तो ये भी कट गया और आपका आंसर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड आना चाहिए, टोल्ड नहीं आना चाहिए, और हेड कम होना चाहिए था, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे आपको दे रखा है क्या, क्लोज टेस्ट। तो विद द डैश ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विद द डैश ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ, किसके साथ, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये हुआ, क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, एक्सपेंशन विस्तार हुआ, लिबरलाइजेशन उदारीकरण हुआ, और कंप्यूटराइजेशन कंप्यूटरीकृत किया गया। इसी के साथ वेरियस रिफॉर्म इनिशिएटेड, बहुत सारे सुधार इनिशिएट हुए, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर डैश अ पिवटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। और बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया इन द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने में, और किस में, सोशल वेलबींग में भी, ठीक है। एक्चुअल में देखो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, कंप्यूटरीकृत करने की बात अगर आती ना, तो हम कुछ ना कुछ कंप्यूटर की बात हम यहां पे करते हैं, ठीक है, ये छोड़ दो, ये तो काटे दो। एक्सपेंशन विस्तार, विस्तार करते किसका, भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो फिर तो हम विस्तार की ही बात करते हैं, यहां ऐसी बात क्यों करते हैं कि कुछ सुधार किए गए, सोशल वेलबींग की बात की गई है, ये काट दो। इन दो ऑप्शन में राष्ट्रीयकरण उदारीकरण, ये एक्चुअल में क्या है, सरकारी नियंत्रण जब हटा, तो सरकारी नियंत्रण हटा तो बैंक भी एक ऐसी संस्था है जो कि एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, सरकार का नियंत्रण आधा होता है, बाकी स्वामित्व आधा बैंक का खुद का ही होता है ना। ऐसे आरबीआई का स्वामित्व होगा, कुछ सरकार का होगा हिस्सा, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर है कि लिबरलाइजेशन लगाएं। उदारीकरण के दौर की बात है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस को हटाया गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा हटाया गया, ठीक है। तो इस लिबरलाइजेशन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का जब लिबरलाइजेशन हुआ, किस माध्यम से हुआ, भिन्न भिन्न रिफॉर्म जो इनिशिएट किए गए, है ना, तो थ्रू वेरियस रिफॉर्म इनिशिएटेड, मतलब भिन्न भिन्न सुधार जो इनिशिएट किए गए थे उनके द्वारा। तो इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर जो है क्या करता है, पिवटल रोल, पिवटल का मतलब होता है क्रूशियल, मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो बैंक, यहां पे बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, ध्यान रखो बैंकिंग सेक्टर सब्जेक्ट है। अब देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एस नहीं जोड़ रखा, ये फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, इसका मतलब क्या है, टू मेक समथिंग इजियर, किसी चीज को क्या कर देना, आसान कर देना। लेकिन बैंकिंग सेक्टर सिंगुलर है इसलिए फैसिलिटेट नहीं आएगा। नेचुरलाइज, ये भी देखो सिंगुलर, मतलब एस जोड़ना चाहिए था, नेचुरलाइज भी नहीं आएगा, सामान्य कर देना। फिर दो ऑप्शन बचे, या तो ऑक्यूपाइज आए या फिर मैनेजेस आए। अब रोल क्या कर सकता है, रोल क्या कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो रोल निभा सकता है, तो मैनेज कर सकता है या ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाई से मतलब है कि वो चीज उसने अपने अधिकार में ले ली, ठीक है। तो इसलिए
ज्यादा बेहतर विकल्प यहाँ पे क्या है, ऑक्यूपाइज, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो यहाँ पे रोल को ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब वो रोल अपने अधीन लेकर आता है, वो निभाता है। ठीक है, तो ऑक्यूपाइज करेंगे सेकंड में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जब लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, किस माध्यम से, भिन्न भिन्न सुधारों के माध्यम से, उसी के साथ बैंकिंग सेक्टर जो है वो पिवटल रोल यहाँ पे निभाता है। किस प्रोसेस में, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में, और किस में, सोशल वेलबींग को भी बहुत बड़े, एट लार्ज का मतलब सामान्य स्तर पर, बड़े स्तर पर सोशल वेलबींग को भी ऐसा करने में। इन लग रखा है, इनके बाद क्या लगेगा, इनके बाद देखो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। आप देखें ये दोनों ऑप्शन सेम है, इंक्रीजिंग एनहांसिंग दोनों का मतलब होता है बढ़ाना, तो दोनों का सेम मतलब है, इसका मतलब ये तो ले नहीं सकते आप। एनकरेजिंग या इंप्रूविंग आएगा। अब सोशल वेलबींग का मतलब सामाजिक व्यवस्था है, समाज का जो एक स्थिति है उसको भी क्या कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो, सुधार सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो समाज के स्तर को, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, इंप्रूविंग। फिर तो कह रहा है द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हैव द ट्विन टास्क अहेड, उसके दो काम हैं आगे चलकर। ठीक है, भारत में जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, भारत में बैंक्स कर दो यहां पे, उसके दो काम आगे चलकर हैं। कौन कौन से काम हैं, एक तो है सोशल बैंकिंग, मतलब पूरा करना, मीट का मतलब पूरा करना है, सोशल बैंकिंग के इस चीज को पूरा करना, और दूसरा उसी समय जनरेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट, पर्याप्त प्रॉफिट भी जनरेट करना, टू मीट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ग्रोथ, ताकि ग्रोथ से जुड़ी हुई जो कीमत चुकानी है उसको भी पूरा किया जा सके प्रॉफिट कमाकर, है ना। तो यहां पे देखो क्या करना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के दो काम हैं, एक काम तो है सोशल बैंकिंग के इसको पूरा करना, किसको पूरा करना, सोशल बैंकिंग के लिमिटेशंस को पूरा करना। लिमिटेशन क्या होता है, सीमितताएं, बाउंड्री खींच दिया आपने, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, बाध्यताएं। ऑब्लिगेशन का मतलब जो काम आपको पूरे करने हैं वो, अनिवार्यताएं, कंपल्सन। डेरिवेटिव्स का व्युत्पन्न होता है किसी से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में कोई चीज है उससे उत्पन्न जो कोई चीज है उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फैसिलिटीज का सुविधाएं होता है। तो यहां पे ऑब्लिगेशन ज्यादा सटीक है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि दो काम करने हैं, एक काम तो है सोशल बैंकिंग के ऑब्लिगेशन, सोशल बैंकिंग से संबंधित जो आपके कार्य हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे ऑब्लिगेशन लगाया। लिमिटेशन तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, लिमिटेशन का मतलब बाउंड्री हो जाएगा, इससे आगे बाहर नहीं, रेस्ट्रिक्शन के अर्थ देगा वो, ठीक है। आगे देखो, एट प्रेजेंट वर्तमान में बैंक्स कर दो इसको, बैंक्स हैव मोर देन 76.1% टोटल ब्रांच। आज बैंक की 76.1% जो ब्रांच, टोटल ब्रांचेस का इतना प्रतिशत जो है ना वो किस में है, रूरल एंड सेमी अर्बन लोकल्स में। क्या करोगे, ये ब्रांच का क्या मैप, ब्रांच का नेटवर्क, ब्रांच का सिनारियो तो होगा ही नहीं, परिदृश्य को बोलते हैं, है ना। सिनारियो का मतलब जो स्थितियां हैं, कंडीशन है, उसको बोलते हैं, जबकि बैंक के ब्रांच का क्या होता है, नेटवर्क होता है, इसलिए यहां पे नेटवर्क आ जाइए, ठीक है। बैंक ब्रांच का नेटवर्क मैप नहीं होता है ना, सिस्टम नहीं होता, बैंक ब्रांच का क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है वो रूरल और सेमी अर्बन लोकल्स में है। तो ये था दोस्तों पेपर नंबर 3 में। जो भी आपका स्कोर रहा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।